दोस्तों, मैं शिवम गौड़ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम पढ़ रहे थे क्लास 9th लेसन 2 तत्व। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसे ना तो साधारण पदार्थों में जिसे साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके और ना ही किसी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा साधारण, देखिए क्या लिखा, एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके और ना ही किसी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है और ना ही साधारण पदार्थों से बनाया जा सकता है। तो ये था तत्व। लेकिन इतने बड़े सेंटेंस को हमें लिखने से एक बात समझ में आई कि जो तत्व होता है एक शुद्ध पदार्थ है जिसे ना तो साधारण पदार्थ में तोड़ा जा सके और ना किसी भौतिक या विधियों के द्वारा इसे हम अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते। रासायनिक विधि या भौतिक विधि के द्वारा साधारण पदार्थों से ये बनाया भी नहीं जा सकता है। तो मतलब क्या है, जो तत्व है वो केवल एक ही अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब इसी का दूसरा पॉइंट और हम करके लिख सकते हैं, जो तत्व है वो केवल एक ही अणुओं से मिलकर बने होते हैं। उन्हें तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्व मतलब एलिमेंट्स कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब देखिए, ये हमारे वैज्ञानिकों की भाषा में जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि जो तत्व है, जो हमारे पास एलिमेंट्स है, वो केवल एक ही अणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। तो लेकिन अब किसी चीज के आगे अगर हम लिख दें कि ये शुद्ध देसी घी, तो क्या इसके शुद्ध लिखने से ये जो हमारा घी है क्या ये शुद्ध हो जाएगा? नहीं। शुद्ध का मतलब होता है तत्व जो एक ही अणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। आइए, अभी तक केवल 118 से अधिक तत्व, अभी तक 118 से अधिक तत्व खोजे गए हैं। 118 तत्व खोजे गए हैं, जिनमें से 92 जो 92 तत्व हैं ये क्या है? प्राकृतिक हैं। क्या है ये? प्राकृतिक हैं। और बचे जो तत्व हैं जो 92 से अधिक है, अन्य तत्व मानव निर्मित है। मानव निर्मित का मतलब होता है कि जो मानव द्वारा बनाए गए हैं,
92 तत्व हमारे प्राकृतिक हैं और अन्य तत्व मानव निर्मित है, जिनमें से आप जानते भी हो कि 7 तत्व क्या है, उपधातु हैं। ये अभी हम आगे बताने वाले बस इसी टॉपिक में, धातु अधातु उपधातु तब हम आपको यहाँ पर और बता देंगे। तो आइए अब इसको छोड़ देते हैं। अधिकतर धातुएं ठोस होती हैं, अधिकतर अधिकतर तत्व, धातु नहीं, अधिकतर तत्व ठोस होते हैं, अधिकतर तत्व ठोस होते हैं। अगला पॉइंट है 11 तत्व, 11 तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर, जो कमरे के तापमान पर गैस हैं, क्या है, गैस हैं। 11 तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर। नेक्स्ट पॉइंट है 2 तत्व हैं, कौन कौन से, ब्रोमीन और पारा। ये कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव हैं, कमरे के तापमान पर द्रव हैं। तो ये था, आप जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है लिख लीजिए, फिर हम आगे के और पॉइंट बताते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो ऐसे तत्व हैं, गैलियम और सीजियम दो ऐसे तत्व हैं गैलियम और सीजियम जो दो ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर जो कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से अधिक तापमान पर द्रव हैं। क्या है? द्रव हैं। ये था हमारा लास्ट पॉइंट। तत्व क्या होते हैं? तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अभी तक कितने तत्व हैं? वो 118 तत्व हैं। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर गैस हैं, वो 11 तत्व हैं। और दो ऐसे तत्व हैं जो हमारे कमरे के तापमान पर क्या है? द्रव हैं, पारा और ब्रोमीन। और हमने लास्ट पॉइंट लिखा गैलियम और सीजियम दो ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से अधिक तापमान पर क्या है? द्रव है। जो अधिकतर तत्व हैं वो क्या है? ठोस होते हैं। अब आता है तत्व के प्रकार। अब आप सोच रहे हो तत्व के प्रकार कितने होते हैं? तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्वों के प्रकार, जो हमारे पास तत्व हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है धातु, दूसरा है अधातु
और तीसरा है उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। आप पीरियोडिक टेबल देखोगे जब, अगर ये हमारी पीरियोडिक टेबल है तो यहां पर से जो 7 तत्व होते हैं, ये जो 7 तत्व होते हैं, ये क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। सबसे ज्यादा आवर्त सारणी में क्या होते हैं? धातु होते हैं, फिर अधातु होते हैं। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। अभी जब हम उपधातु पढ़ाएंगे, पहले हम धातु क्या होते हैं उसको समझेंगे, फिर अधातु समझेंगे, फिर उपधातु समझेंगे। जो उपधातु होते हैं उनकी तत्वों की संख्या कितनी है? 7 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, धातु किसे कहते हैं। आइए, धातु। पहला पॉइंट, धातु क्या होती है? जो धातु होती है उनमें क्या होती है? चमक होती है। धातुओं में चमक होती है। धातुओं में चमक होती है, मतलब धातु चमकदार होती है। दूसरा पॉइंट है, ये आघातवर्ध होती हैं। तन्य होती हैं और धातुओं को खींचकर एक पतली तार की तरह लंबा किया जा सकता है। अगर ये धातु है तो धातुओं को खींचकर एक पतली तार की तरह हम खींचकर लंबा कर सकते हैं। धातुओं को हम पतली तार की तरह खींच सकते हैं। हम धातु क्या कर सकते हैं? हम पतली तार की तरह इन्हें खींच सकते हैं। अगर ये कोई धातु है, हम क्या कर सकते हैं? पतली तार की तरह इसे हम खींच सकते हैं। चौथा पॉइंट है, इनको जब हम पीटते हैं, इनको हम किसी तत्व से या किसी धातु से पीटते हैं तो इनमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं को जब हम किसी पदार्थ से पीटते हैं तो इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। इनमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक हैं। क्या है? सुचालक हैं। हमने क्या लिखा? जो धातुओं में क्या होती है? अपनी एक चमक होती है। जो जहां पर धातु होते हैं वो चमकते रहते हैं, आघातवर्ध होती हैं और ये तन्य होती हैं। इसी कारण धातु को हम पतली तार की तरह खींचकर उसे किसी भी आकार हम दे सकते हैं। धातुओं को जब हम पीटते हैं किसी पदार्थ से या इसी हथौड़े से, धातु इसको पीटते हैं तो इसमें क्या होती है? आवाज आती है। इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक भी हैं। अब कोई धातु का उदाहरण तो लोहा क्या है सबसे अच्छा उदाहरण?
धातु का उदाहरण है लोहा और सोना इत्यादि। ये है धातु। धातुओं, अगर कोई पूछे धातु क्या होती हैं, तो धातुओं की अपनी एक चमक होती है, ये आघातवर्ध होती हैं, तन्य होती हैं, इनको हम खींच कर पीट कर किसी भी आकार दे सकते हैं। ठीक है, और क्या है, ऊष्मा तथा ये विद्युत की सुचालक भी होती हैं। तो अभी हमने क्या देखा, धातु। धातु में क्या होती है, चमक होती है। जो धातु का विपरीत होगा वही क्या होगा, अधातु होगा। अधातु इसे हम नॉन मेटल कहते हैं। तो अधातु क्या होगा, धातु में क्या थी, अपनी एक चमक थी। ये चमकदार नहीं होती हैं। जो अधातु होती है ये चमकदार नहीं होती है, ये चमकदार नहीं होती हैं। और क्या हमने लिखवाया था अभी 2 मिनट पहले ही, हमने लिखवाया था कि आघातवर्ध होती हैं। तो ये क्या होगा, ये आघातवर्ध नहीं होती हैं। ये आघातवर्ध नहीं होती हैं। ये तन्य भी नहीं होती हैं। ये तन्य भी नहीं होती हैं। ये भंगुर होती हैं। ये भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब ये टूट जाती हैं, भंगुर होती हैं, कमजोर होती हैं। चौथा पॉइंट है, क्या था, हमने बताया था जो धातु होती है उनकी अपनी एक चमक होती है, चमकदार होती है, लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है। ये आघातवर्ध नहीं होती हैं, ये तन्य भी नहीं होती हैं, ये भंगुर होती हैं। ये कैसे होती हैं, भंगुर होती है। इनको किसी पदार्थ से, किसी दूसरे पदार्थ से ठोकने पीटने पर आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। पांचवा पॉइंट है, ये विद्युत की कुचालक है। ये विद्युत की कुचालक मतलब ये हमने क्या था उसमें विद्युत की सुचालक है, तो हम ये लिख सकते हैं ये विद्युत की सुचालक नहीं है। तो मतलब क्या है, फिर कुचालक है। ये था हमारा अधातु। धातु का अगर आपने धातु अच्छे समझ लिया तो जो धातु में समझा और जो धातु में पढ़ा वही क्या, उसको अपोजिट कर दो। ये चमकदार नहीं होती हैं, ये आघातवर्ध नहीं होती हैं, ये क्या होती है, भंगुर होती हैं, ये तन्य भी नहीं होती हैं, ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, ये विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं उपधातु। उपधातु, धातु अधातु हमने पढ़ लिया था, हम पढ़ेंगे उपधातु। अच्छा, जो हमने देखा था कि जो धातु होते हैं और उसके विपरीत ही जो उसकी बातें होंगी, जैसे धातु चमकदार होती हैं तो जो अधातु होगी वो चमकदार नहीं होगी। ठीक है, धातु में क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, अधातु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो उपधातु क्या होता है, जो उपधातु होते हैं, जो ऐसे तत्व जो धातु और अधातुओं के बीच के गुण को दर्शाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो धातु
और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए हम क्या 2-3 एग्जांपल लिख के दूसरे की तरह बता दे भैया, याद कर लो। सात लेकर ऐसे 7 तत्व हैं जो उपधातु हैं। वो कहाँ पर हैं उपधातु पीरियोडिक टेबल में? तो पीरियोडिक टेबल में जो उपधातु हैं वो हमारे एस ब्लॉक होता है, यहाँ पर डी ब्लॉक होता है, यहाँ पर पी ब्लॉक होता है। तो हमने बताया था अगर छोटी सी पीरियोडिक टेबल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है मान लीजिए, तो यहाँ पर ये पी ब्लॉक है, इसमें यहाँ पर क्या होते हैं 7 तत्व ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं उपधातु होती हैं, जो धातु मेटल और नॉन मेटल के बीच के गुणों को दर्शाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं उपधातु कहते हैं। तो उपधातुओं की संख्या 7 होती है। उपधातु कितने हैं? उपधातु की संख्या कितनी है? 7 है। अब 2 एग्जाम्पल दे दें हम, पोलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, तो आपको इससे क्या मिलेगा? अगर 7 ही है तो आप याद कर लीजिए। तो आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं उपधातु याद करने के लिए, शानदार ट्रिक है उपधातु की ट्रिक। एबॉस या एबोस पट जा, एबॉस पट जा, ये है इसकी ट्रिक। देखिए हमने क्या लिखे, ए से एंटी मनी, ए से एंटी मनी, हमने लिखा बा मतलब बो से बोरान, बोरान, सा से सिलिकॉन, सा से सिलिकॉन, पा से पोलेनियम, पोलेनियम, टा से टर्मेनियम, टा से टर्मेनियम, जा से जर्मेनियम, जर्मेनियम, और आ से होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक, ये है हमारे उपधातुओं की संख्या। कितने उपधातु होते हैं? 7 उपधातु होती हैं। एबॉस, पट जा, एंटीमनी, बोरान, सिलिकॉन, पोलेनियम, टर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। ये हमारे उपधातुओं की ट्रिक है। तो ये हमारे उपधातु कंप्लीट हो गए। तो अब एक आता है इसी बगल में, यहीं पर पहले समझ लेते, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिएगा, नोट डाउन करना होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक, यौगिक वह पदार्थ है किन्हीं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों के, तत्व क्या? नियत अनुपात, देखिए हमने क्या लिखा, यौगिक वह पदार्थ है किन्हीं 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में, नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन से बनते हैं, उन्हें
यौगिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक को हम कंपाउंड कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? दो कैसे तत्व होंगे? दो तत्व होंगे, दो या दो से अधिक तत्व के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन करते हैं। रासायनिक संयोग की अभिक्रिया से जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो हमारा क्या कंप्लीट हो गया? धातु, अधातु, उपधातु। उपधातु के साथ के उपधातु के हमने नाम बता दिए। हमने बताया था अभी तक केवल 118 तत्व पाए गए हैं, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं और जो बचे तत्व हैं वो मानव निर्मित हैं, जिनमें से 7 हमारे क्या हैं? उपधातु हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम रफ करते हैं, पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक एवं रासायनिक गुण। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये हो गया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहां से, ठीक है। इधर हमारा रहेगा भौतिक, तो पहला यहां दिख रहा है। चलिए, जो भौतिक परिवर्तन होता है ये कैसा होता है? ये उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन यह उत्क्रमणीय होता है। और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? यह अनु उत्क्रमणीय होता है। यह अनु उत्क्रमणीय होता है। इसमें क्या होता है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें मतलब किसमें? रासायनिक परिवर्तन में इसमें नए पदार्थों का और इसमें क्या होता है? बहुत कम मात्रा में ऊष्मा या प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा ली या निकाली जाती है। तीसरा है बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय या प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय या प्रकाशीय ऊर्जा ली या निकाली जाती है। बहुत कम मात्रा में, किसमें? अब इसमें क्या? बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मीय या प्रकाशीय ऊर्जा ली या निकाली जाती है। ऊष्मीय या प्रकाशीय ऊर्जा ली या निकाली जाती है। आइए, चौथा पॉइंट है बहाव, कठोरता,
द्रवनांक, क्वथनांक, आदि ये सब भौतिक गुण हैं। ये सब क्या हैं? भौतिक गुण हैं। लेकिन अगर हम इसमें लिखें फोर्थ पॉइंट, ये क्या है? ये भौतिक गुण नहीं है। बहाव, कठोरता, द्रवनांक, क्वथनांक आदि ये सब क्या है? भौतिक गुण, मतलब रासायनिक गुण नहीं है। इनमें क्या होता है? रासायनिक गुण में जब कोई एक पदार्थ बन जाता है तो उसको पुनः वापस नहीं ला सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जैसे कि हमने एग्जाम्पल के लिए दूध में दही डालकर जमा दिया, दूध में दही का जमना। अब ये बताओ, दूध में हमने दही डाली और दही जम गई, क्या हम उस दही से पुनः हम दूध वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। हमने इस लकड़ी को जला दिया, इस लकड़ी को हमने जलाया, क्या बना? देखो आप, राख बनेगी या कोयला बनेगा। तो लकड़ी का जलना भी क्या है? लकड़ी का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर हमने ये बताओ किसी चीज में कोई मिला दे और वो पुनः वापस ना ले पाए, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जब पुनः वापस ले ले, जैसे बर्फ का जमना, ठीक है, एग्जाम्पल इसमें बर्फ का जमना, ये क्या है? अब देखो, पहले पानी होता है या हम कह सकते हैं बर्फ होता है, या पानी को हमने क्या किया और ठंडा किया तो ये क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। लेकिन बर्फ को हम फिर ऊष्मा प्रदान करेंगे और गर्म करेंगे तो ये पुनः पानी में हमें परिवर्तन हो जाएगा। ये मतलब उत्क्रमणीय है। ये कैसी है? ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये कैसी है? अनुत्क्रमणीय है। लेकिन मतलब अनुत्क्रमणीय मतलब इसको वापस हम नहीं ले सकते और इसको हम वापस ले सकते हैं। ये था हमारा भौतिक और रासायनिक गुण। तो हमें पढ़ना था अब मिश्रण तथा यौगिक। मिश्रण क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं? मैंने आपको मिश्रण पहले ही बता दिया था और यौगिक पहले ही बता दिया। तो आपके सामने मिश्रण और यौगिक के बीच में क्या अंतर है वो मैंने लिख दिया है। तो आइए एक एक अंतर समझ लेते। वैसे आपने खूब अच्छे से पूरे लाइव क्लासेस में मिश्रण समझा है और हमारा यौगिक अभी आपने कुछ देर पहले हमने यौगिक बताया क्या होता है। तो आइए एक एक चीज समझते हैं। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए, जो तत्व और यौगिक होते हैं केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। जो तत्व या यौगिक होते हैं केवल ये मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। अगर जैसे दो दोस्त मिलते हैं, केवल दोस्ती बढ़ती है, उनसे कोई संबंध जल्दी नहीं बनता है, तो किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तो मिश्रण क्या होते हैं? दो यौगिक तत्व या यौगिक मिलने से केवल मिश्रण बनाते हैं, यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन जो यौगिक होते हैं, पहला पॉइंट इसमें देखिए, तत्व क्रिया करके, अगर किसी चीज से तत्व क्रिया करता है, एलिमेंट्स अभिकारक के रूप में आता है, अभिक्रिया करता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात एक नया यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कि हमने लिया एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये क्या है? तत्व है। एक हाइड्रोजन भी क्या है? तत्व है। और ऑक्सीजन भी दूसरा क्या है? तत्व है। अगर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व अभिक्रिया करते हैं तो एक क्या बनाते हैं? एक यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे जल का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो मिश्रण का दूसरा पॉइंट क्या है? मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण का जो संगठन होता है ये परिवर्तनीय होता है। लेकिन यौगिक क्या होता है? नए पदार्थों का संगठन सदैव स्थायी रहता है। जो इनका संगठन होता है ये क्या होता है? सदैव स्थायी रहता है। लेकिन इनका संगठन क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। आप जो देखो यौगिक और मिश्रण में अंतर पूछे, जो पहले एक याद कर लो, मिश्रण याद कर लिया, उसका अपोजिट यौगिक कर दो। जैसा मैं लिखा, मिश्रण का संगठन कैसा होता है? परिवर्तनीय होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो यौगिक में क्या होगा? नए पदार्थ के संगठन का परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा तो मतलब क्या है? वो सदैव क्या रहेगा? हमेशा स्थायी रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। जो मिक्सचर होता है उसमें उपस्थित
गुण धर्म को दर्शाता है। मिश्रण किसको दर्शाता है? गुण धर्म को दर्शाता है। तो इसके अपोजिट में यौगिक लिखा है। नए पदार्थों के गुण धर्म को पूरी तरह से भिन्न होते हैं। जब कोई नया पदार्थ बनता है तो उसके जो गुणधर्म होंगे ये पूरी तरह से क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। अभिकारक होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? जो उत्पाद बनता है उससे बहुत ही अलग हो जाते हैं। उनके गुणधर्म क्या होते हैं? पूरी तरह से भिन्न हो जाते हैं। और इसमें क्या रहता है? उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाते हैं। चौथा पॉइंट है, घटकों के भौतिक गुण विधियों के द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं। जो घटकों के भौतिक गुण हैं इनके विधियों को आसानी से, मतलब हम आसान तरीके से पृथक कर सकते हैं। पृथक करने का मतलब हमने खूब अच्छे से बताया, अलग करना, अलग कर सकते हैं। सॉरी, चौथा पॉइंट इसमें हमने लिखा है, घटकों को केवल रासायनिक, जो घटक इसके घटक होते हैं, यौगिक के जो घटक होते हैं, जो यौगिक के घटक होते हैं को केवल रासायनिक रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही हम इन्हें पृथक कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को? बस 2 पॉइंट छोटा छोटा और बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर आगे आइए। तो बचा था हमारा स्थिर अनुपात का नियम। ये हमने लिखा है स्थिर अनुपात का नियम। रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार, रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात, सॉरी 2 बार समान लिख दिया, सदैव समान अनुपात में परस्पर समान तत्वों का बना होता है। उसे क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम हमारा कहता है कि रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में, सदैव क्या हो? समान अनुपात में, मतलब बराबर अनुपात में परस्पर समान तत्वों का बना होता है। जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, तो ये था हमारा स्थिर अनुपात का नियम। एक छोटा सा पॉइंट है, हमने आपको क्लास में बहुत बार बताया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। अगर इस कपड़े का वजन हमने माना 50 ग्राम है, अगर इस कपड़े को हम जला देते हैं, जलाने में किसी जार में बर्तन में बंद कर देते हैं, तो हम देखेंगे जो जला हुआ भाग रहेगा इसका वो कितना रहेगा? 50 ग्राम ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th ही है। क्यों इतना खुश हो गए? सुन रहे, सोच रहे क्यों खुश हो गए थे? तो क्लास 9th है जो हमारा, आज लेसन 2 कंप्लीट हो गया है और आप सबको जल्दी ही लेसन 1 की PDF मिल जाएगी और सेकंड लेसन की PDF हमारी भी टाइप हो रही है, अंडर प्रोसेसिंग चल रही है, तो वो भी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगी। इसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास ज़्यादा किया था लेसन 2 में, लिखवाने का नहीं। तो आपको परेशान मत रहिए, वो सारी चीज़ें PDF में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। PDF में एक एक तरीके से एक एक पॉइंट NCERT प्लस आपको उसमें क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ एडवांस मिलेंगी। जैसे क्लास 10 की हमारी PDF में बहुत सारे बच्चे खुश हुए हैं कि उसमें 100 से अधिक क्वेश्चंस हमारी PDF में थे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और हम केमिस्ट्री का लेसन 2 भी समाप्त करते हैं। हमारा 2 लेसन मतलब 50% सिलेबस हमारा क्या हो गया? केमिस्ट्री का खत्म हो गया। अब आराम से 2 लेसन को रिवाइज कर लीजिए। आपको हम 1 से 2 दिन का समय और देते हैं। उसके बाद आप एक काम और करिए कि अगर पूरी वीडियो जो हमारी 10 से 12 लेक्चर हैं क्लास 9th लेसन 2 में प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिए अगर कोई और टॉपिक भी छूटा हो तो आप ज़रूर हमें बताइए, उस टॉपिक को भी हम कंप्लीट करा देंगे। और उसके बाद फिर जब आप नहीं बताओगे तो हम तीसरा लेसन फिर स्टार्ट कर देंगे, या बता दोगे या प्रॉब्लम रहेगी तो उस पर एक क्लास हम लेकर तब नया लेसन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सभी को धन्यवाद, यहाँ पर बधाई हो, सभी को सेकंड लेसन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड लेसन आप गमियाँ और अपनी कमियाँ ढूंढिए, क्या गलती है, आप कहाँ पर क्या चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, आप इसको ढूंढने का प्रयास करिए। सभी को धन्यवाद, बाय बाय।